तो बच्चे ये जो हमारा सेशन है, इसके अंदर हम लोग ये जो हमारी सीरीज चल रही थी केस लॉस वाली, इसको हम खत्म करेंगे, इसको हम फाइनली फिनिश ऑफ करेंगे। हाँ, आज काफी सारे केसेस होंगे और सबके अंदर अलग-अलग बातें हैं, पर आप परेशान मत हो, मैं आपको समझा दूंगा। और थोड़ा बहुत अगर 5-10 मिनट ऊपर चला जाए सेशन, तो पेशेंस बना के रखिएगा कि जो भी केसेस हैं वो इंपॉर्टेंट सारे हैं, ठीक है? तो किसी को स्किप नहीं करना और किसी से छूट के भागना मत, ठीक है? तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंटरेस्टिंग मैनर में पढ़ाऊं, जिससे एक कनेक्ट बना रहे। तो बच्चे जहां पर आप ने वो जो आपका नोट्स है, जो आप केस लॉस का मैंने बनवाया है, अगर आप उसमें वहीं से कंटिन्यू करें जहां पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, तो उसमें जो हमारा अगला केस है बच्चे, जो नेक्स्ट केस है जिसको हमें आज पढ़ना है, वो है गौतम कुंडू का केस। अब ये गौतम कुंडू का केस कई बार आपके सामने टकराएगा। हो सकता है ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाए, या हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाए, या हो सकता है कि किसी आंसर के अंदर इसको लिखने की जरूरत पड़ जाए। तो देयर मे बी मेनी कॉन्टेक्स्ट इस केस के। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस केस के अंदर जो क्वेश्चन उठाया ना, जो पॉइंट उठाया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे क्या है, एक पिता है और वो पिता अपने बच्चे को इलेजिटिमेट बता रहा है। समझना, वो कह रहा है कि ये जो बच्चा है ये मेरा नहीं है, और वो इसके लिए अपने बच्चे को मेंटेन नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि मैं क्यों खर्चा उठाऊं, मेरा नहीं है ये बच्चा। और इस बात को वो लड़ते झगड़ते कोर्ट ऑफ लॉ तक पहुंच गया है। वो ना ही बच्चे का मेंटेनेंस देने का तैयार है, ना ही उसका कोई भी खर्चा करने को तैयार है, और उसकी बस यही रट है शुरू से कि मैं इसका बाप नहीं हूं। आपको जिस तरीके से टेस्ट करना है आप कर लो, मैं इसका बाप नहीं। आपको ब्लड टेस्ट कराना है, आपको डीएनए टेस्ट कराना है, जो कराना है करा लो, मैं इसका पिता नहीं हूं, ना ही मैं इसका मेंटेनेंस दूंगा। सिंपल सी बात है। पर यहाँ पे है क्या, दिक्कत क्या है? ये जो व्यक्ति है, इसकी वाइफ ने ही उस बच्चे को जन्म दिया है। इसकी जो पत्नी है, उसी ने उस बच्चे को जन्म दिया है जिसके बारे में ये कह रहा है कि मैं इसका पिता नहीं हूं। तो ऑब्वियसली आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं जो पति है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो पत्नी ने उसके साथ चीटिंग की है, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसी का ये बच्चा प्रोडक्ट है। पर वो इन सारी बहसों में नहीं जा रहा। वो बस एक सी बात कह रहा है कि भाई सिंपल सी बात है, ये बच्चा मेरा नहीं है, आई एम नॉट लायबल टू मेंटेन इट, सिंपल। और वो किसी भी हद तक जाने के लिए उसके लिए तैयार है। अब कोर्ट में जब ऐसा ऑब्जेक्शन पहली बार नहीं उठा, पहले भी कई बार हो चुका है, पर इस केस में इतना प्रोमिनेंट हो गया, क्योंकि देखो बच्चे क्या है, अगर हम पहले जमाने की सोचें, हम सोचें 1950s की 60s की, तो ये सवाल उठते रहे हैं हमेशा से। लोग क्वेश्चन करते रहे हैं अपनी वाइफ की ऑनेस्टी पर, और ऑब्वियसली बच्चों की लेजिटिमेसी को भी वो क्वेश्चन करते रहे हैं। पर पहले क्या होता था, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता था। यू कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट आज के जमाने में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जितना हद तक साइंस डेवलप कर गई है, लगभग लगभग एक्यूरेसी से बताया जा सकता है, मतलब 100% तो नहीं, बट काफी काफी इंप्रूव्ड मैनर में बताया जा सकता है कि कोई व्यक्ति किसी का बच्चा है या नहीं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये केस आया है, क्योंकि ये बच्चे केस ज्यादा पुराना नहीं है। वो कह रहा है कि भाई आप टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, और जितने भी कानून है ये मेंटेनेंस वाले, चाहे सीआरपीसी हो चाहे एचएमए हो, वो सब क्या कहते हैं कि आपको अपने बच्चे को मेंटेन करना है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये मेरा बच्चा नहीं है। कोई भी स्टैट्यूट ऐसा नहीं कह रहा कि आपको अपनी पत्नी के बच्चे को मेंटेन करना है। पॉइंट है बात में, इन मोस्ट लाइकली पत्नी का बच्चा भी आपका ही बच्चा होगा, पर जो एक्सप्रेशन यूज्ड है, चाहे सीआरपीसी में हो चाहे एचएमए में हो, वो है योर चाइल्ड। तो इट हैज टू बी योर चाइल्ड। तो कह रहा है ये मेरा बच्चा नहीं है, सिंपल सी बात है, मैं नहीं दूंगा मेंटेनेंस, और अगर आप मुझे फोर्स करोगे तो आप गलत कर रहे हो मेरे साथ। अब कोर्ट परेशान आ गया। कोर्ट ने कहा करें क्या, इसका क्या सॉल्यूशन निकाले? और वो परेशान किस बात से है? वो परेशान है हमारे एविडेंस लॉ की वजह से, क्योंकि हमारे एविडेंस लॉ के अंदर बच्चे एक सेक्शन है, सेक्शन 112, सेक्शन 112। जल्दी से बच्चे स्टैट्यूट को निकालिए, खोल के देखिए 112 को। ये जो हमारा सेक्शन 112 है, ये बच्चे बात करता है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज की, जन्म होने की, शादी के चलते चलते, और उसको कंक्लूसिव प्रूफ बताता है। क्या बताता है? कंक्लूसिव प्रूफ। ये कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या है, ये सेक्शन 3 में लिखा हुआ है, उसको भी पढ़ेंगे। ये कहता है द फैक्ट दैट एनी पर्सन वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिनेंस ऑफ ए वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन or within 280 days after its dissolution, the mother remaining unmarried shall be conclusive proof that he is the legitimate son of that man. ये बोलता है कि अगर किसी केस में ये स्थिति है कि एक महिला का कोई बच्चा है, और इस महिला का ये जो बच्चा हुआ है वो तब हुआ है जब वो किसी से, वो जो महिला है, शादी के संबंध में बंधी हुई है किसी व्यक्ति से, किसी आदमी से, तो ये जो आदमी है जिसके साथ वो शादी के संबंध में बंधी हुई है, ये माना जाएगा कि वही उस बच्चे का बाप है। और ये जो माना जाना है, ये जो प्रिजम्पशन है, ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा। एक होता है कानून, ये नहीं कह रहा कि 100% गारंटी है कि वही उसका बाप है, वो कह रहा है कि ये माना जाएगा, इट विल बी प्रिज्यूम, और उसको कंक्लूसिव बता रहा है। अब ये बच्चे कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, उसको भी देख लेते हैं, उससे भी पिक्चर काफी क्लियर हो जाएगी। तो कंक्लूसिव का मतलब देखने के लिए हमको वापस जाना पड़ेगा कि व्हाट इज कंक्लूसिव प्रूफ। ध्यान से देखेंगे बच्चे, ठीक है? अब आ जाओ आप लोग सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 का तीसरा पॉइंट है कंक्लूसिव प्रूफ। जब हम कंक्लूसिव प्रूफ को देखते हैं तो कहता है व्हेन वन फैक्ट is declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall on proof of the one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. कहने का मतलब है, अगर हमारी इंडियन एविडेंस के कानून के अनुसार किसी भी एक तथ्य को कंक्लूसिव प्रूफ माना गया है किसी दूसरी बात का, तो ऐसी स्थिति में हम ना केवल उसको एस्टेब्लिश मान लेंगे कि ऐसा ही है, बल्कि हम उसके खिलाफ कोई दूसरा, कोई कॉन्ट्राडिक्टिंग एविडेंस भी लाने नहीं देंगे। तो अगर हमारा ये जो सेक्शन 112 है, अगर वो ये कह रहा है कि अगर वो महिला शादी के संबंध में बंधी हुई है किसी व्यक्ति से जिस दौरान वो बच्चा पैदा हो रहा है, तो वही उसका बाप है, ये बात कंक्लूसिव प्रूफ है। इसका मतलब उसका शादी के संबंध में बंधा होना, ये तथ्य उस आदमी के साथ कंक्लूसिव प्रूफ है इस बात का कि वही आदमी उस बच्चे का पिता है। और इस हद तक कंक्लूसिव प्रूफ है, इस हद तक ये प्रेजम्पशन जाएगी कि भले ही वो पति कुछ भी कहता रहे, हम उसको अपोजिट एविडेंस लाने नहीं देंगे। हो सकता है वो सच कह रहा हो, लॉ ये गारंटी नहीं ले रहा कि पत्नी ऑनेस्ट है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, लॉ ये नहीं कह रहा। लॉ बस ये कह रहा है चाहे कुछ भी हो, चाहे 100% गारंटी हो कि वो बच्चा आपका नहीं है, चाहे डीएनए करवा लो, चाहे कुछ भी करवा लो, फिर भी वो बच्चा आपका ही माना जाएगा अगर उसका जन्म उस दौरान हुआ है जब आप उस महिला से शादी के संबंध में बंधे हुए थे। सो दिस इज द पॉइंट। अब यही जो बच्चे कंक्लूसिव प्रूफ की बात है सेक्शन 112 के अंदर, इसी का कंफ्लिक्ट हो रहा है हमारी टेक्नोलॉजी से। और ये बंदा कह रहा है कि ये कैसा इनजस्टिस है हमारे साथ कि भाई जब हमको पता है कि वो हमारा बच्चा नहीं है, या फिर पता नहीं है तो हम उसको पता लगा सकते हैं, सच्चाई है, और कोर्ट हमको सच्चाई को सामने लाने से रोक रहा है। कोर्ट का तो काम होता है सच्चाई को बाहर निकालना, यहाँ पे तो कोर्ट उल्टा सच्चाई को दबा रहा है, उसे पता होते हुए कि ऐसा सच नहीं है, और किसी व्यक्ति पे, किसी ऐसे व्यक्ति की जिम्मेदारी थोप दे रहा है जो बायोलॉजिकली उसका बच्चा नहीं है।
ये तो घोर इनजस्टिस है, बहुत गलत बात है। यही बैकग्राउंड के साथ बच्चे केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, क्योंकि आर्गुमेंट्स जो दिए भाई, जो आर्गुमेंट्स दिए, आप इस जजमेंट को पढ़ना आपको मजा आ जाएगा, जो आर्गुमेंट्स दिए इस हस्बैंड ने, मतलब उसके लॉयर ने, उसमें बहुत वैलिड पॉइंट्स थे, बहुत वैलिड पॉइंट्स थे। जिसमें एक बात ये कही गई कि फोर्सिंग समवन टू मेंटेन अ पर्सन जो उसका नहीं है, खासकर ऐसी सिचुएशन में जब उसको उस व्यक्ति से ऑब्वियसली घृणा होगी। अब कोई भी बाप है ऐसे बच्चे से हेट ही करेगा जब उसे पता है कि वो उसका नहीं है और उसकी पत्नी ने उसके साथ चीटिंग करके उसे बिगॉट किया है। तो हम क्यों किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं कि उस बच्चे का वो मेंटेनेंस भी करे? तो बड़ी खराब स्थिति है। इसका काउंटर ये आता है कि उसमें उस बच्चे की क्या गलती है। फिर उसका काउंटर आता है पत्नी की तरफ से, तो बच्चे की कोई गलती नहीं है, तो अपने जो उसका रियल फादर है वो देना उसका मेंटेनेंस, क्योंकि वो उसका चाइल्ड है। और जितनी भी सेक्शंस हैं सीआरपीसी के सब बोलते हैं योर चाइल्ड, और उसमें कहीं नहीं लिखा कि वो शादी से होना चाहिए जो भी है, व्हाटएवर, योर चाइल्ड, इट हैज टू बी योर चाइल्ड। तो जो रियल फादर है, मां से पूछो कि कौन है रियल फादर, उसके थ्रू करो। तो कोर्ट भैया परेशान हो गया ये सब बातों को सुन के। कोर्ट ने इस मामले को समझा दो दोहरे तरीके से। पहला मामला, पहला एग्जांपल कोर्ट ने ऐसा लिया कि मान लो एक पति है जो अपने बच्चे को इलेजिटिमेट बता रहा है, बोल रहा है कि मैं उसका बाप नहीं हूं, जन्म उस बच्चे ने उसकी बीवी की ही कोख से लिया, उसकी पत्नी की ही कोख से लिया, तो उसका एक ही मतलब निकलता है कि उसकी बीवी ने चीटिंग की है, दैट इज व्हाट हस्बैंड इज सेइंग, कि उसने एडल्ट्री की है। अब ऐसी सिचुएशन में एक तो ये सिचुएशन हो गई कि जहां पर केवल एलिगेशंस लग रही हैं, एक पति अपनी पत्नी पे एलिगेशंस लगा रहा है, किसी भी शादी के अंदर बड़ा कॉमन है, बड़ा कॉमन है, रिश्ते जब खराब हो जाते हैं तो व्यक्ति किसी भी हद तक चला जाता है। एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि एक पति ये तो बोल ही रहा है कि वो बच्चा उसका नहीं है, ये तो बोल ही रहा, ये तो है ही कि वो उसकी पत्नी ने एडल्ट्री की है, पर उसको प्रूफ भी लेके आ रहा है साथ में, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बच्चा उसका नहीं है। तो ये जो दूसरी वाली सिचुएशन है जो अभी हमारे सामने अराइज हो रही है, इसको हम किस मुंह से मना करें, किस मुंह से मना करें, व्हाट शुड वी से टू हिम? तो इसका सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली आंसर दिया, बच्चे कुछ भी प्रैक्टिकल सिनेरियो कुछ भी हो, हमको चलना होता है लॉ के अनुसार। ये बात सही है कि लॉ को हमेशा प्रैक्टिकल होना चाहिए, कनेक्टेड टू द रियलिटी होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सच को सपोर्ट करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम जब तक लॉ नहीं बदला जाता, और लॉ बदलने का काम पार्लियामेंट का है, लॉ जैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमें उसी के साथ कंटिन्यू करना होता है। और अभी के समय में लॉ क्या कह रहा है, सेक्शन 112 क्या कह रहा है कि अगर जन्म बच्चे का शादी के दौरान हुआ है, वो आपका ही बच्चा है, चाहे कुछ भी स्थिति हो, और उसको कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर करके सेक्शन 112 क्या कर रहा है, उस पति के हाथ रोक दे रहा है कि भले उसके पास प्रूफ है, पर उस प्रूफ को वो कोर्ट के सामने दे नहीं सकता, कोर्ट के पास पावर नहीं है उस प्रूफ को कंसीडर करने की। सो ऑन दैट बेसिस जो फाइनल डिसीजन था बच्चे इस केस के अंदर कोर्ट ऑफ लॉ का, वो यही था कि लीगली ये जो बंदा है ये लायबल है उस बच्चे को मेंटेन करने के लिए, फॉर द रीजन क्योंकि वो उसका लीगली लेजिटिमेट बच्चा है, क्योंकि उसका जन्म उस महिला से शादी के दौरान हुआ है। फिर सच्चाई कुछ भी हो, डीएनए कुछ भी है, दैट वाज द अल्टीमेट रिजल्ट। पर जब आप आंसर लिखोगे अल्टीमेट रिजल्ट तो लिख दोगे, बट यू कैन रेज ऑल दीस पॉइंट्स इन द कंक्लूजन कि भाई दिस पोजीशन ऑफ लॉ नो लॉन्गर इज इन लाइन विद द प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी। आज के जमाने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये नहीं है, और बच्चे के भले के नाम पर इट इज नो डाउट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, बच्चे का भला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन कि उसकी कोई गलती नहीं है, बट स्टिल एट द सेम टाइम एट व्हाट कॉस्ट? एक के जीवन पे दूसरे व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाना किस हद तक सही है? जैसा जैसा आप ये बोलते हो ना कि उसकी मां की गलती की सजा उस बच्चे को क्यों दें, ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि उसकी मां की गलती की सजा उसके पति को क्यों दें। दैट हैज द इक्वल लॉजिक, राइट? तो ऐसे करके आप इसको रिप्रेजेंट करना और इस तरीके से कंक्लूड करना, ठीक है? याद रखना इस नाम को बच्चे, किसका है? गौतम कुंडू। आसान सा नाम है, इसको जरूर यूज करना बच्चे, अगर इस पे क्वेश्चन आए छोड़ना मत ऐसे क्वेश्चन को। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे जाते हैं अगर आप उनको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए तो, ठीक है? समझ में आया बच्चे सभी लोगों को? एक बार चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर दो अगर ये वाला केस क्लियर है तो, जल्दी से विदाउट टाइम वेस्ट करें। क्लियर है? गुड, बहुत अच्छा। अब मूव करते हैं बच्चे हमारे सेकंड केस पर। अभी जो सेकंड केस है सोमवंती वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। आज इनफैक्ट बच्चे जितने भी केसेस हमारे लास्ट के लिए बचे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और मजेदार केस है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जमीन थी कुछ, और वो जमीन कुछ लोगों को बिलोंग करती थी, उसको पंजाब की सरकार ने एक्वायर कर लिया लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर। लैंड एक्विजिशन एक्ट समझते हो कि पब्लिक पर्पसेस के लिए सरकार को अधिकार दिया गया है, जैसे रोड बनानी है, ब्रिज बनाना है, तो वो आपका बांध बनाना है, पुल बनाना है, फॉर ऑल ऑफ सच कॉमन एंड पब्लिक पर्पसेस जो हमारी सरकार है वो किसी की भी लैंड एक्वायर कर सकती है जब भी उसको जरूरत पड़े। और लैंड एक्वायर जब वो करती है नो डाउट उसको कंपेंसेशन भी पे करना पड़ता है, जिसको हम हिंदी में मुआवजा बोलते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये केस अराइज हो रहा है, पर इसका कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हुआ क्या है कि भाई जमीन को एक्वायर तो कर लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक पर्पसेस के लिए, पर ये जो लोग हैं जिनकी जमीन एक्वायर हुई है ये भाई पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि भाई उनकी पुश्तैनी जमीन थी, सदियों सदियों से वो उसको जोत रहे थे, उसमें काम कर रहे थे। आपका एक अटैचमेंट हो जाता है ना भाई, कितना भी पब्लिक पर्पस हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें सेकेंडरी होती हैं आपके लिए। आपकी कोई चीज एक सेकंड में आपसे छीन ली जाती है, भले उसके बदले में कितना भी पैसा दे दो, पर वो एक टच है ना यार, इतने सालों से, इतनी डिकेड से पूरा परिवार पलता आ रहा है, दादा परदादा, हाउ कैन यू जस्ट टेक इट इन द नेम ऑफ पब्लिक पर्पस? दैट इज व्हाट इस केस के अंदर ऑब्जेक्शन राइज हो रहा है। तो पेटिशनर यही कह रहे हैं कि ये जो सरकार ने किया है, पंजाब की सरकार ने किया है, पंजाब की सरकार ने हमारा आर्टिकल 19 के अंदर, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट किया है, क्योंकि वो जो जमीन है उसमें हम अपना धंधा करते थे, अपना काम करते थे, अपनी रोजी रोटी कमाते थे, वो इन्होंने छीन ली। अब वो जो पैसा दिया है उसे हम क्या करें? कोई भी नई शुरुआत करेंगे, कल को वो चीज चली, फेल हो गई, हम रोड पे आ गए, तो क्या सरकार हमारी जिम्मेदारी लेगी? उसने तो हमें हमसे जमीन ले ली, हमको 2 गड्डी पकड़ा दी, अब इन 2 गड्डियों का क्या करें? वो तो उसका तो कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है कि हम सक्सेसफुल हो जाएं, हो सकता है हम फेल हो जाएं। हमारा एक स्टेबल ट्रेड था वो हमसे छीन लिया गया इन द नेम ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट, इन द नेम ऑफ पब्लिक पर्पसेस। देख लो, आप कभी भी किसी केस को डीपली एनालाइज करो तो आपको कोई भी केस बेवकूफी भरा नहीं लगेगा। आपको कभी कोई केस वन साइडेड लग रहा है ना, तो उसमें गलती हमारी है कि हम उसको शायद समझ नहीं पा रहे उस बंदे के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे देखो कि कितना महत्वपूर्ण आर्गुमेंट है, कितना इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है कि उस पैसे का क्या करें? क्या पैसा हर चीज का जवाब है? आपके इमोशंस, आपका लगाव, आपकी स्टेबिलिटी, क्या वो काउंट नहीं करती है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने जवाब दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने जवाब दिया कि भाई लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर सरकार को ये एब्सोल्यूट पावर दी गई है कि वो पब्लिक पर्पसेस के लिए जमीन को एक्वायर कर सकते हैं। और उसके लिए बस उनको एक बात का ध्यान रखना होता है कि वो जो भी जमीन को एक्वायर कर रहे हो वो पब्लिक पर्पस के लिए होना चाहिए। जो उसका एजेंडा है, जो उसका एम है, द रीजन बिहाइंड द एक्विजिशन ऑफ द लैंड हैज टू बी फॉर पब्लिक पर्पसेस, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। और एक बार जब सरकार नतीजे पे पहुंची है कि कोई भी काम पब्लिक पर्पस के लिए है, मतलब कोई भी लैंड जिसको एक्वायर किया जा रहा है उसको पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर किया जा रहा है, तो वो इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ होता है। मतलब अगर एक बार सरकार ने बोल दिया कि पब्लिक पर्पस के लिए है तो वो पब्लिक पर्पस के लिए ही है, उसको कोई मना नहीं कर सकता और उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं ला सकता। वही सेक्शन 4 का जो तीसरा पॉइंट अभी मैंने पढ़ाया पिछले केस में, दैट कंक्लूसिव प्रूफ मींस दैट वन अ फैक्ट इज प्रिज्यूम्ड टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर।
कि अगर सरकार ने बोल दिया कि पब्लिक पर्पस के लिए, दैट मींस इट इज फॉर पब्लिक पर्पस। अब कल को आप फलाने फलाने एविडेंस इकट्ठा करके ये नहीं दिखा सकते कि देखो ये पब्लिक पर्पस के लिए नहीं है, ये फलाने पर्पस के लिए इसका करप्शन हो रहा है, इसका ये हो रहा है, इसका वो हो रहा है। नहीं, यू कांट डू इट, क्योंकि ये जिम्मेदारी पब्लिक पर्पसेस के लिए है या नहीं, ये सरकार को दी गई है और स्टैट्यूट के अंदर उसको कंक्लूसिव प्रूफ बनाया गया है। थोड़ा सा आर्बिट्री फील होता है कि क्या सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है? क्या वो जो व्यक्ति है जिसकी जमीन एक्वायर कर ली जा रही है झटके में पब्लिक पर्पसेस के नाम पे, क्या उसका कोई कोई अधिकार नहीं है? क्या वो उसको चैलेंज तक नहीं कर सकता? क्या वो ये दर्शा नहीं सकता कोर्ट के अंदर कि सरकार गलत कर रही है, सरकार के पास अदर अल्टरनेटिव्स हैं, सरकार जो कर रही है वो पब्लिक पर्पस के लिए नहीं है? और ये सब क्यों हो रहा है? इस कंक्लूसिव प्रूफ के आधार पर। बच्चे, जब भी आप कंक्लूसिव प्रूफ के आधार पर कोई भी केस पढ़ोगे तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि ये अकेला ऐसा इंस्टांस है हमारे एविडेंस एक्ट के अंदर जब हम एविडेंस को लाने से मना करते हैं। इन ऑल दी अदर सिचुएशंस एविडेंस एक्ट कहता है कि जितने ज्यादा एविडेंस आ सके उतना बेहतर है, जितना सच्चाई के पास पहुंच सके उतना बेहतर है, जितना अच्छे से जजमेंट दे सके उतना बेहतर है। पर केवल ये एक ऐसी स्थिति है जहां पे कोर्ट बस जैसे बच्चा नहीं होता जिद करके बैठ जाता है, वो बस ऐसे करके बैठ जाता है। अब तुम चाहे कुछ कर लो, चाहे कुछ रियलिटी हो, कुछ एविडेंस हो, कुछ भी हो, वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट इट, क्योंकि हमारे फलाने फलाने सेक्शन ने उसको कंक्लूसिव प्रूफ बोल दिया है। वही काम यहाँ पे हो रहा है, वही काम हमारे गौतम कुंडू में हो रहा था। तो यहाँ पे भी वैसी परिस्थिति बन रही है। तो यहाँ पे पहले तो कोर्ट ने ये कंक्लूसिव प्रूफ का जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 4 के अंदर, इसको एलैबोरेट किया और बताया कि अगर एविडेंस एक्ट के हिसाब से चले, और हमको एविडेंस एक्ट के ही हिसाब से चलना है, क्योंकि हम कोर्ट ऑफ लॉ हैं, हम कहीं पेड़ के नीचे बैठी हुई पंचायत नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि हम इधर-उधर की बातें करें। हमारे सामने जैसा कानून है हमें उसको वैसा ही लागू कराना पड़ता है। अगर आपको कानून से दिक्कत है तो आपको पार्लियामेंट के पास जाना चाहिए, और वो भी इस बात में काफी हद तक ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जैसा कानून अभी है उसमें तो कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है कि उसके खिलाफ हम एविडेंस नहीं लाने देंगे और वही सच्चाई होगी। और ये कानून है बच्चे लैंड एक्विजिशन एक्ट का सेक्शन 6, जो ये पब्लिक पर्पसेस के बारे में कंक्लूसिव प्रिजम्पशन रेज करता है। तो या तो ये जो व्यक्ति है जो चैलेंज कर रहा है, ये या तो इस सेक्शन 6 को चैलेंज करे लैंड एक्विजिशन एक्ट के और बोले कि आपको कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में प्रोवाइड नहीं करवाना चाहिए था, या फिर वो एविडेंस एक्ट के खिलाफ जाए और बोले कि कंक्लूसिव प्रूफ का कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है। ज्यादा अच्छा रास्ता ये लैंड एक्विजिशन वाला रहेगा, एविडेंस एक्ट वाला तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो कोर्ट ने उस पोजीशन में, उस सिचुएशन में जैसा लॉ एग्जिस्ट करता है, कोर्ट ने रियलाइज किया कि हम हेल्प नहीं कर सकते आपकी। और सरकार ने अगर एक बार डिक्लेयर कर दिया नोटिफिकेशन निकाल के कि पर्टिकुलर लैंड एक्विजिशन भाई पब्लिक पर्पसेस के लिए किया जा रहा है, तो उसके बारे में ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कोई एविडेंस ला सकते हो। तो आपका जो भी लॉस है, जो भी कुछ है, वो आपको ही भरना पड़ेगा। हाँ, लैंड एक्विजिशन के अंदर जो भी रिस्पांसिबिलिटी इंपोज की गई है गवर्नमेंट के ऊपर, वो पूरा करेंगे, वो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, वो हम इंश्योर करेंगे कि आपको पैसा भी बराबर मिलेगा, उसका मार्केट प्राइस के हिसाब से मिलेगा, वो सारी चीजें होंगी। बट वी कांट चेंज द फैक्ट कि वो कंक्लूसिव प्रूफ है। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड केस, सोमवंती का। ठीक है, अगर बच्चे समझ में आ गया सोमवंती वाला वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाला केस, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। तो जब भी आप कंक्लूसिव प्रूफ को डिस्कस करोगे, जैसे मानो अगर गौतम कुंडू का भी केस लिख रहे हो, लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन है, वहां पे आप सोमवंती को इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज़ इट इज एन अनदर स्टांस जहां पे कंक्लूसिव प्रूफ की वजह से किसी के साथ गलत हुआ, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप लैंड एक्विजिशन के कॉन्टेक्स्ट में आंसर लिख रहे हो और सोमवंती को पहले लिख रहे हो, वहां पे आप गौतम कुंडू को भी यूज कर सकते हो, बिकॉज़ इट इज अनदर स्टांस जो कंक्लूसिव प्रूफ की वजह से इतनी बड़ी डिबेट राइज हुई। तो ये जो दोनों केसेस हैं, भले इनके फैक्ट्स कितने डिफरेंट है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। एक सेक्शन 112 से आ रहा है हमारे एविडेंस एक्ट के, एक सेक्शन 6 से आ रहा है लैंड एक्विजिशन एक्ट के। इस बात के बावजूद जो उनके अंदर पॉइंट है, जो लड़ाई की मुद्दा है, वो वही है, कंक्लूसिव प्रूफ सेक्शन 4। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट से अगले केस पे। अब ये जो अगला केस है बच्चे, इसमें 3 पॉइंट्स राइज होते हैं। ये मतलब बड़ा प्रैक्टिकल सा केस है। ये आम तौर पर आप ज्यादा तो इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, पर ये केस आपको एक आइडिया दे जाएगा कि कभी भी जब हम लोग टेक्निकल पॉइंट से डील करते हैं किसी भी केस के अंदर, फैक्चुअल केस पॉइंट से डील करते हैं, तो उनके साथ हमको कैसे एड्रेस करना चाहिए, हाउ डू वी डील विद देम। क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं ना, एग्जाम में कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया गया और उसमें कुछ पॉइंट्स रेज कर दिए गए, तो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है लॉ को अप्लाई करने में, या तो उनको लॉ अप्लाई करना आता नहीं है, उन्होंने कभी किया नहीं, लॉ तो पढ़ लिया उन्होंने, बट दे डोंट हैव द एक्सपीरियंस टू अप्लाई इट। तो ये एक ऐसा केस है जो आपको सिखाएगा कि हमको अपने ज्ञान को कैसे अप्लाई करना होता है इन द फैक्ट्स एंड सिनेरियोस। तो इस केस का नाम है बच्चे आरएस मंदनप्पा वर्सेस चंद्रम्मा। ये 1965 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। यहाँ पे बच्चे हुआ क्या, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन है। यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर्टी है, फैमिली प्रॉपर्टी है, और एक केस चल रहा था एक ग्रुप के बीच में और दूसरे ग्रुप के बीच में, मतलब एक व्यक्ति के बीच में और दूसरे व्यक्ति के बीच में। और उस केस के अंदर कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि उस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तो प्लेंटिफ का है और बाकी का आधा हिस्सा डिफेंडेंट का है। दोनों भाई भाई हैं, तो आधा इस भाई का है, आधा उस भाई का है। तो ये जो भाई था, जो प्लेंटिफ वाला भाई था, ये पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके बोलता है कि ये जो लोअर कोर्ट है, जिसने उस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मुझे दिया और आधा मेरे भाई को दिया, उसने गलत किया है। उसे मेरे भाई को हिस्सा नहीं देना चाहिए था, उसे केवल मेरे को हिस्सा देना चाहिए था, पूरी प्रॉपर्टी मुझे देनी चाहिए थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई तुम्हारे भाई को क्यों नहीं हिस्सा देना चाहिए था, फैमिली प्रॉपर्टी में तो उसका भी आ गया। तो उसने 3 रीजंस बताए, 3 रीजंस बताए इस बात के कि उसके भाई को क्यों नहीं हिस्सा मिलना चाहिए था। सबसे पहला हिस्सा उसने बताया, उसने बोला कि जब उस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्प्यूट चल रहा था हमारा बाहर के लोगों से, तो मैंने उसको बोला था यार हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे साथ आ जा और केस लड़ते हैं, डिफेंड करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, और उसके बारे में नोटिस भी भेजा गया था। पर इस बात के बावजूद उसने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया प्रॉपर्टी में। तो यहां से हमको लग रहा है कि वो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड नहीं था, वो अपना हक नहीं चाहता था उस प्रॉपर्टी के अंदर। दूसरा फैक्ट वो ये दिखा रहा है कि वो जो भाई है उसने एक चिट्ठी लिखी थी अपनी स्टेप मदर को। स्टेप मदर कौन है, इसी की मां है, इस प्लेंटिफ की मां है। और उस लेटर के अंदर उसने साफ साफ लिखा है कि उसका जो हिस्सा है फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर, वो उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। तो उसने स्टेप मदर को लेटर लिख के ये बोला था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है इस प्रॉपर्टी के अंदर। और तीसरे नंबर पे वो कह रहा है कि उसने अटेस्ट किया था एक विल को, जो एग्जीक्यूट की थी इन दोनों के पिता ने, जिसके अंदर जो पिता है वो डिस्पोज कर रहे थे उस प्रॉपर्टीज को, जब वो बेच रहे थे विल के अंदर डिस्पोज कर रहे थे। तो वहां पे उसने अटेस्ट किया था, मतलब उसे दिक्कत नहीं थी कि उस प्रॉपर्टी को किसी और को दिया जा रहा है। मतलब ये जो तीनों इंस्टांसेस मेंशन कर रहा है हमारा ये प्लेंटिफ, वो बस ये दर्शाना चाहता है कि वो जो प्रॉपर्टी उसको दे दी गई लोअर कोर्ट के द्वारा भाई को, वो उसको नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि भाई ने कभी भी उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसने कहीं ना कहीं एक्सप्रेसली या फिर इंप्लाइडली अपने इंटरेस्ट को छोड़ दिया है, लेट गो कर दिया है। ठीक है, उसके इंग्लिश वर्ड होता है बच्चे एक्विजिशंस, जब हम अपने अधिकार को जाने देते हैं, वी डोंट फाइट फॉर इट। ऐसी सिचुएशन गिरती है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो इन्हीं आधारों पर कोर्ट कह रहा है कि वो भाई कह रहा है कि इसको नहीं मिलनी चाहिए थी प्रॉपर्टी। अब कोर्ट जो है बारी बारी से आंसर दे रहा है तीनों पॉइंट्स का। जहां तक पहला पॉइंट है, नोटिस का जवाब ना देने वाली पॉइंट है, उसने बोला कि ये जो नोटिस का जवाब ना देने वाली बात है, ये इतनी पावरफुल नहीं है कि उसके आधार पर हम ये एक्विजिशंस का कांसेप्ट लगा दें। मतलब बोलने कि भाई ने अपने अधिकार को छोड़ दिया था। हजारों वजह हो सकती है कि किसी भी व्यक्ति ने नोटिस का रिप्लाई क्यों नहीं किया। देयर मे बी मेनी रीजंस। उसे ऐसा लग रहा हो कि उसकी प्रॉपर्टी में कोई खतरा नहीं है, उसे लग रहा हो कि वो मतलब बिजी हो फॉर व्हाटएवर रीजन। मतलब एक डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं निकल के आ रहा कि उसका नोटिस ना रिप्लाई करने का मतलब था कि वो अपना प्रॉपर्टी के ऊपर हक छोड़ रहा है। तो ऐसी कोई इन्फ्लुएंस निकालना और उसको रोकना कि भाई अब तू हक क्यों क्लेम कर रहा है पहले छोड़ के, ये गलत हो जाएगा। तो वो जो नोटिस का रिप्लाई करना जो है वो तो फेल हो गया। अब आते हैं लेटर पे। ये जो लेटर है स्टेप मदर को, ये सबसे स्ट्रांग है आउट ऑफ दीस थ्री, क्योंकि इसमें एक्सप्रेसली लिखा है, उसने साफ साफ लिखा हुआ है, ये सारी इंप्लीकेशंस है। यहाँ पे उसने एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि वो इंटरेस्ट क्लेम नहीं करना चाहता उस प्रॉपर्टी के ऊपर। इसको उसने एक्सप्लेन किया कि वो जो लेटर है
जिस लेटर को उसने अपनी स्टेप मदर को लिखा, उसने सबसे पहली बात तो किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का मेंशन नहीं किया कि वो किस प्रॉपर्टी की मेंशन कर रहा है, और उसने जो एक्सप्रेशन यूज किया वो केवल किया इंटरेस्ट। और हमें उसका कॉन्टेक्स्ट भी लेना पड़ेगा कि वो लेटर किसको लिख रहा है। अब हो सकता है कि जब उसने लेटर को लिखा हो, इन दैट सेंस, इन दैट सिनेरियो वो गुस्से में हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे उसने इतना सोचा ना हो, दैट मे बी अ सिनेरियो। क्योंकि वो लेटर था, नॉर्मल सी चिट्ठी थी, कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन तो थी नहीं, कोई डीड तो थी नहीं कि जिसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जिसको मजिस्ट्रेट के सामने बैठ के साइन किया हो। इट वाज एन इनफॉर्मल लेटर। और आमतौर पर जब परिवार की चीजें होती हैं, हजारों चीजें कह देते हैं, हजारों चीजें लिख देते हैं। अगर हम हर चीज को सीरियसली लेने लगे और उनको एनफोर्स करने लगे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, तो भाई क्या ही होगा। तो ये हमारे इसके पीछे, इस एक्सप्रेस चीज के पीछे हमको वो इंटेंशन की कमी लग रही है कि वो इतना सीरियसली सच में उसको सोच रहा था कि मैं छोड़ देता हूं अपने अधिकार को। और ये जो तीसरा पॉइंट है जहां पे उसने बिल को अटेस्ट किया जिसमें प्रॉपर्टी को उसके पिता डिस्पोज कर रहे थे, उसका सोर्स है दूसरा ही वाला। क्योंकि जब ये स्टेप मदर को लेटर प्राप्त हुआ, उसने इस लेटर के बारे में पिता को बताई, और जब पिता को पता चला कि उसका बेटा इंटरेस्टेड नहीं है प्रॉपर्टी के अंदर तो उन्हें क्या परेशानी होती थी, तो उन्होंने डिस्पोज कर दिया उस प्रॉपर्टी को, और उसने अटेस्ट भी कर दिया। तो कहने का मतलब है, मतलब जो कॉन्टेक्स्ट निकल के आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में, वो ये है कि इन ऑल ऑफ दीस सिनेरियोस टेकन इंडिपेंडेंटली और टेकन टुगेदर, इन सब के अंदर कोई एक ऐसी फोर्स नहीं है जो सीधे तौर पर क्लियर इंटेंशन दिखा रही हो उस व्यक्ति की अपने इंटरेस्ट को एक्विजिशन करने की, छोड़ने की। ठीक है, इस वजह से जो हमारा सेक्शन 115 है, जो किसी भी व्यक्ति को स्टॉप कर देता है, वो सही से लागू नहीं हो पा रहा है। जो सेक्शन 115 की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सही मायने में सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हैं। अब आप जल्दी से बच्चे सेक्शन 115 को निकालो, देख लेते हैं भाई 115 की क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम जज कर पाएंगे इन फैक्ट्स और सिचुएशंस के आधार पर कि ऐसा हुआ भी कि नहीं हुआ। देखते हैं। अब ये जो सेक्शन 115 है, ये बताता है एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट। एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखना बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना। व्हेन वन पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन, देखना बच्चे, intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing। जब भी कोई व्यक्ति अपने कृत्यों से, अपनी बातों से किसी दूसरे व्यक्ति को विश्वास दिलाता है किसी भी चीज के ऊपर, पर वो जब ऐसा कर रहा है वो पूरा इंटेंशनली कर रहा है, सोच समझ के कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, और ऐसा दिखाने की वजह से, विश्वास दिलाने की वजह से दूसरे व्यक्ति को विश्वास हो जा रहा है, और उस विश्वास को होने की वजह से वो भी कुछ कदम ले रहा है उस एक्सपेक्टेशन में। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो पहला वाला व्यक्ति है जिसने विश्वास दिलाया इंटेंशनली, अब वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। अब उसको वो जो भी उसने डिक्लेरेशन की थी, जो भी उसने कृत्य किया था, जिसमें उसने बताया था, जो भी, वो उससे बाध्य हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो हमारा ये भाई है, प्लेंटिव वाला भाई है, वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे इस दूसरे वाले भाई ने, डिफेंडेंट वाले भाई ने अपने कृत्यों से, अपने कंडक्ट से, अपने एक्ट से हमें ये भरोसा दिलाया कि वो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड नहीं है, और उस भरोसे के आधार पर हमने एक्शंस ले लिए हैं। अब आप उसके पीछे नहीं हट सकते। तो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एस्टॉपल का प्रिंसिपल लगाने के लिए वन ऑफ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज दैट देयर हैज टू बी अ क्लियर इंटेंशन। हर एक्ट जो किसी दूसरे व्यक्ति को भरोसा दिला रहा है या एक तरफ इशारा कर रहा है या लीड कर रहा है, वो एस्टॉपल का प्रिंसिपल नहीं लगेगा। वो एक्ट, वो डिक्लेरेशन, वो कंडक्ट जो व्यक्ति कर रहा है, उसको वो सोच समझकर इंटेंशनली कर रहा हो, और इसी पर्पस के लिए कर रहा हो कि दूसरे व्यक्ति को भरोसा हो जाए। ये चीज हमारे इस केस में मिसिंग है। ये बात सही है कि उसने ऐसे एक्ट और ऐसे कंडक्ट किए हैं जो एक तरफ इशारा करते हैं, पर वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि वो किसी को मिसलीड कर सकें। अगर यही काम उसने किसी ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट पे किया होता, रिलिंक्विशमेंट डीड पे किया होता, अपनी विल के अंदर किया होता, पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर किया होता, तो वो एक क्लियर इंटेंशन दिखाता कि आपको पक्का था कि मेरे को नहीं रखनी है प्रॉपर्टी, मेरे को अपने पास ये हक नहीं रखना, वो एक क्लियर एक्सप्रेशन होता। पर ये चिट्ठी लिखना, बोलना, नोटिस का जवाब करना, ये इतना इतना सक्षम नहीं है कि उसके आधार पर हम किसी पे एस्टॉपल लगा दें। सो दिस वाज द लैक ऑफ द इंटेंशन, और रादर लैक ऑफ द एविडेंस इन रिगार्ड टू इंटेंशन, जिसकी वजह से ये जो हमारा प्लेंटिव वाला भाई है वो अनसक्सेसफुल हो गया। तो इसके अंदर, इस केस के अंदर हमने ये देखा बच्चे दैट की एस्टॉपल का जो प्रिंसिपल है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है एंड हाउ डज इट अप्लाई। इस केस का नाम था बच्चे आरएस मंडनप्पा वर्सेस चंद्रमा। अगर जल्दी से आपको समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में बच्चे वाई टाइप करेंगे फटाफट से। हम बढ़ते हैं अपने अगले केस की तरफ। क्लियर है, सभी लोगों को समझ में आई है बात? ठीक है, अब बदलते हैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट। अब जो हमारा अगला केस है, अगले केस का नाम है राजनारायण। ये बच्चे बड़ा पॉपुलर केस है, बहुत पॉपुलर केस रहा है ये। तो इसका हो सकता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव साइड टाइप भी सवाल आ सकता है, पूछा जाता रहा है। इसका पूरा नाम है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण, 1975 का है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। यहाँ पे बच्चे जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बच्चे कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो सरकार से जुड़े हुए हैं, और सरकार से इस हद तक जुड़े हुए हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के मामले के हैं। उनको बच्चे हम बोलते हैं ब्लू बुक्स। ब्लू बुक्स का मतलब होता है सीक्रेट बुक्स, जिसमें ऐसे कुछ सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को कैसे मैनेज किया जा रहा है, हाउ डज इट वर्क, वो सारी चीजें। इस केस में बच्चे कॉन्टेक्स्ट ये उठा, सवाल ये उठा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट इस नेचर का है जो सीक्रेटिव है, क्या ऐसे किसी डॉक्यूमेंट को एविडेंस के तौर पर कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है, पहला सवाल। या फिर कोर्ट ऐसे किसी डॉक्यूमेंट को सम्मन जारी करके मंगवा सकता है, दूसरा सवाल। वैसे आम कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट हो, अगर वो रिलेवेंट है किसी भी केस में और वो एडमिसिबल है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार, तो कोई परेशानी नहीं है, उसको एविडेंस एक्ट के अंदर ला सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई आम डॉक्यूमेंट है, कोर्ट उसके बारे में वारंट जारी करके उसको मंगवा सकता है। पर यहां पे बस सवाल यही है कि अगर वो डॉक्यूमेंट कोई आम डॉक्यूमेंट ना होके इस नेचर का हो, सीक्रेटिव नेचर का हो, तो क्या उसके बारे में कानून में कोई बदलाव है, या फिर वो भी किसी आम डॉक्यूमेंट की ही तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब दो 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 पॉइंट्स का कंफ्लिक्ट हो रहा है आप में, आपस में दो सिचुएशन का। एक तरफ है पब्लिक का इंटरेस्ट, और पब्लिक का इंटरेस्ट ये डिमांड करता है कि किसी भी केस के अंदर जो भी एविडेंस लाए जा सकते हैं वो लाए जाएं, जिससे सच्चाई सामने आए। मतलब अगर एविडेंस अवेलेबल है तो वो कोर्ट के सामने आना चाहिए, दैट इज द पब्लिक इंटरेस्ट। पर दूसरी तरफ एक और है, एक और एस्पेक्ट है पब्लिक इंटरेस्ट का ही, और वो ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की जो कॉन्फिडेंशियल नेचर है वो इस प्रकार का है कि अगर उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो बहुत खराब हो सकते हैं। मानो यही प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटीज के जो सीक्रेट्स हैं, मानो वो डिस्क्लोज हो जाए, तो इट कैन बी थ्रेटनिंग टू द प्राइम मिनिस्टर और टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो उनका जो इंपैक्ट है वो बड़ा डिस्टेबलाइजिंग हो सकता है। तो ये भी तो पब्लिक इंटरेस्ट का ही मामला है। तो कैसे डिसाइड करें ऐसी सिचुएशन को? तो सबसे पहले तो कोर्ट ने स्वीकार किया कि अगर किसी डॉक्यूमेंट का ऐसा नेचर होता है, कॉन्फिडेंशियल नेचर होता है, तो उसको हमको ट्रीट तो स्पेशली करना पड़ेगा, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। मतलब आमतौर पर डायरेक्टली उस डॉक्यूमेंट को या फिर उसकी कॉपियों को कोर्ट के सामने पेश नहीं करने देंगे। पर हाँ,
कोर्ट की जो पावर होती है किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में समन जारी करने की, जो उसे जरूरी लग रहा है, वो पावर कोर्ट के पास रहेगी। कहने का मतलब है भले ही कोई डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल क्यों ना हो, फिर भी अगर कोर्ट को जरूरी लगता है तो वो उसको मंगवा सकता है, और मंगवा ही नहीं सकता, उस डॉक्यूमेंट को देख भी सकता है। हाँ, ये बात ठीक है कि उस डॉक्यूमेंट को डिस्क्लोज नहीं करेगा टू द अदर पार्टीज और टू द पब्लिक, पर वो खुद उसको एक्सेस कर सकता है, उसको पढ़ सकता है, उसको समझ सकता है। उसके बारे में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल नेचर का है तो उसको डायरेक्ट रिकॉर्ड पे लाने के बदले हम उसको पहले कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश करेंगे, फिर कोर्ट ऑफ लॉ के पास उसका एक्सेस होगा, उसको जो हेल्प लेनी होगी उस डॉक्यूमेंट के थ्रू ले लेगा विदाउट डिस्क्लोजिंग इट। उससे क्या होगा, दोनों काम हो जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट सीक्रेट का सीक्रेट भी बना रहेगा, और जो एविडेंस का इंटरेस्ट है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि इन एनी केस डिसाइड तो कोर्ट को करना है। ये बात ठीक है कि इस बात का फर्क पड़ेगा कि भाई उस डॉक्यूमेंट के आधार पर सही से क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पब्लिक रिकॉर्ड का पार्ट नहीं बना, हजार लोगों के सामने उसके बारे में क्रॉस एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा, पर फिर भी कुछ हद तक तो मदद मिलेगी ही मिलेगी। तो कहने का मतलब है ऐसे डॉक्यूमेंट के नेचर में जो उसकी प्रोड्यूसबिलिटी है आमतौर पर वो तो कहीं ना कहीं लिमिट हो जाती है, पर जो कोर्ट की पावर है उसको समन जारी करके मंगाने की वो बनी रहती है। और एक बार जब डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने आ गया, फिर कोर्ट देख सकता है कि उस डॉक्यूमेंट में सच में ऐसा कुछ है क्या जिसको हमें डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, या फिर कोई ऐसी चीज है जिसको पब्लिक के सामने नहीं आने देना चाहिए। फिर वो कोर्ट देख लेगा अपने हिसाब से, अपनी समझदारी से। पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा इस केस के अंदर बच्चे, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल है या नहीं, ये डिटरमाइन कौन करेगा? क्योंकि सरकार है, सरकार तो चाहेगी कि मेरा काम सब कुछ अंदर अंदर सीक्रेट हो जाए। मानो सरकार कुछ गड़बड़ कर रही हो और उस गड़बड़ के बारे में कोई दस्तावेज हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, और उसके बारे में एविडेंस लिया जाना हो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, सरकार तो एक सेकंड में कह देगी ये तो डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल है, हम नहीं देंगे इसको। तो किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को कौन डिटरमाइन करेगा, कोर्ट ऑफ लॉ या फिर सरकार? दैट इज इंपॉर्टेंट। और दोनों के अपने नुकसान है। अगर सरकार करेगी तो सरकार बदमाशी देगी, और कोर्ट करेगा तो कोर्ट कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहा है सरकार के मामलों के साथ। कैसे करेंगे? तो कोर्ट ने बोला कि किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉन्फिडेंशियल नेचर है या नहीं, वो तो वही डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट का वही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट से वो डॉक्यूमेंट आ रहा है, उसका जो हेड है वही उसको कॉन्फिडेंशियल नेचर देगा। और अगर वो डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल होगा तो उसमें स्पेसिफिकली वो ऐसा लिखेगा, स्टैंप लगाएगा, लिखेगा, प्रिंट करेगा, जो भी है कि कॉन्फिडेंशियल नेचर का है। पर इसका मतलब ये नहीं कि एब्सोल्यूट पावर है। भले ही कोई डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल नेचर का क्यों ना हो, जैसे मैंने आपको बताया, कोर्ट उसको समन जारी करके मंगवा सकेगा। अब जब वो कोर्ट के पास आएगा तब कोर्ट के भी पास पावर ये होगी कि उस डॉक्यूमेंट को जो कॉन्फिडेंशियल डिक्लेयर किया गया है, इज इट जस्टिफाइड और नॉट, क्या उसका कोई भी ऐसा भाग है, कोई भी ऐसा पार्ट है जिसको डिस्क्लोज किया जा सकता है, जिसकी वजह से कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं होगा, तो उसको वो देख सकता है। पर अगर मोटे तौर पे बोलूं तो कॉन्फिडेंशियलिटी का नेचर तो डिपार्टमेंट ही डिसाइड करेगा। सो दिस इज हाउ इट गोस ऐसी सिचुएशन में जहां पे किसी की कॉन्फिडेंस, किसी डॉक्यूमेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी एज एन एविडेंस, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं। और जब भी डिपार्टमेंट किसी डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियल डिक्लेयर करता है, उसको उसके रीजंस भी बताने पड़ते हैं, दैट व्हाट आर द पार्ट्स जिसको वो मानता है कि वो कॉन्फिडेंशियल है, और उसके पीछे रीजन क्या है, मतलब क्या लगता है कि अगर वो डिस्क्लोज हो गए तो किस प्रकार का क्या नुकसान हो सकता है। तो बड़ा जिम्मेदारी का काम है, ये जो रीजन है ये कोर्ट की मदद करेंगे ये बात को समझने में कि ये सच में कॉन्फिडेंशियल है या नहीं। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि पूरा डॉक्यूमेंट, हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट है जिसका कोई भाग कॉन्फिडेंशियल हो, तो उस भाग को छोड़ के बाकी चीज को डिस्क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन चलेगा। क्लियर है बच्चे, सबको समझ में आया? राजनारायण का केस समझ में आया सभी लोगों को? चैट बॉक्स में बच्चे बताएंगे वाई टाइप करके। राजनारायण क्लियर है? अब हमारे बच्चे केवल और केवल दो केसेस बचे हैं, द लास्ट टू केसेस। ठीक है, लास्ट टू केसेस हैं और छोटे छोटे से हैं, आपको ज्यादा परेशानी नहीं करेंगे, एक ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में है। पहला केस है बच्चे नारायण चेत्रम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 2000 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें और अगले वाले केस में, दोनों ही केस में बच्चे जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है वो हो रहा है एकम्प्लिस के एविडेंस का। एकम्प्लिस कौन होता है? को एक्यूज्ड, को अपराधी, सह अपराधी। जब कोई सह अपराधी पकड़ जाता है और वो गवाहियां देना शुरू करता है बाकी के सह अपराधियों के बारे में या बाकी के लोगों के बारे में, दैट इज कॉल्ड एकम्प्लिस एविडेंस। सवाल यही है कि ये जो एकम्प्लिस एविडेंस है ये किस हद तक रिलायबल है। इसके बारे में हमारा जो सेक्शन 133 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो हमारी सहायता करता है बच्चे। फटाफट से सेक्शन 133 को खोलेंगे बच्चे और देखेंगे सेक्शन 133 क्या कहता है। जो सेक्शन 133 है उसकी भाषा को देखिएगा बच्चे, बहुत ध्यान से देखिएगा। एन अकम्प्लिस, अकम्प्लिस का मतलब सह अपराधी, एन अकम्प्लिस शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन एंड अ कन्विक्शन इज नॉट इलीगल मेरली बिकॉज़ इट प्रोसीड्स अपॉन द अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस। मतलब ये सेक्शन कह रहा है कि कोई भी एविडेंस जो सह अपराधी से आ रहा है उसमें कोई खराबी नहीं है। ये जो अकम्प्लिस है, ये जो सह अपराधी है, ये कॉम्पिटेंट विटनेस है, और अगर वो जो एविडेंस दे रहा है, वो जो स्टेटमेंट दे रहा है, अगर उनके आधार पर सजा सुनाई जा सकती है तो वो जो सजा है वो गलत नहीं हो जाएगी, खराब नहीं हो जाएगी, केवल इस वजह से कि उस चीज के बारे में कोई भी इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं मिला। तो कहने का मतलब है किसी को एक्यूज के द्वारा प्रोवाइड किया गया एविडेंस भले ही अनकोरोबोरेटेड हो, भले ही उसके बारे में कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस ना हो, फिर भी उसके आधार पर कन्विक्शन किया जा सकता है। ऐसा क्यों बोलना पड़ा, इस बात को समझो पहले। देखो बच्चे, वैसे कोई भी नॉर्मल स्थिति में देखें, नॉर्मल विटनेसेस है जिनका कोई सह अपराधी नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन में किसी ने अपराध होते हुए देखा है। अब ये जो विटनेस है ये रिलायबल विटनेस है भाई, उसका एग्जामिनेशन चीफ होगा, उसका क्रॉस होगा, उसका री होगा, इट डिपेंड्स कि उसका कैसा गया ये एग्जामिनेशन। अगर उसके पूरे एग्जामिनेशन में सब कुछ ठीक रहा होगा, भरोसे के लायक काम रहा होगा, तो कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं होती, कोर्ट को कोई परेशानी नहीं होती, और कोर्ट उसके बेसिस पर कन्विक्शन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि अगर वो गवाह कोई आम व्यक्ति ना होकर कोई सह अपराधी ही हो, तो क्या उसके सह अपराधी होने की वजह से उसकी रिलायबिलिटी में कोई फर्क पड़ता है क्या? इस बात से कि वो सह अपराधी है, वो खुद भी एक अपराधी है। तो हमारा सेक्शन 133 कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसके द्वारा प्रोवाइड किया गया एविडेंस भरोसे के लायक है, भले ही वो अनकोरोबोरेटेड हो, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं और उसके आधार पर कन्विक्शन भी कर सकते हैं। ये स्थिति बताई गई है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब यही कॉन्टेक्स्ट बच्चे इस केस में अराइज हुआ, इस केस में भी यही सेम परिस्थिति आई कि एकम्प्लिस के एविडेंस को हम किस हद तक लेके जाएं। सेक्शन 133 ने हमें बोल दिया भाई कि एकम्प्लिस एक कॉम्पिटेंट विटनेस है और उसके टेस्टिमनी के आधार पर हम कन्विक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर लग जाता है ना, पर कोर्ट कहता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि सेक्शन फर्क नहीं कर रहा, पर हमको एज ए कोर्ट ऑफ लॉ कुछ सर्कमस्टांसेस में ऐसा करना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि कोई जब आम विटनेस होता है, जब वो गवाही देता है,
तो उसके झूठ बोलने का कोई बहुत ज्यादा रीजन होते नहीं है, क्योंकि अगर वो झूठ बोलेगा, किसी दूसरे को फंसाएगा, तो उसका कुछ ऐसा मतलब कोई ऐसा सोचना बड़ा मुश्किल है कि उसका कोई डायरेक्ट फायदा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई विटनेस भी झूठ बोल दे, पर थोड़ा फार फेच्ड हो जाता है हमारा आर्गुमेंट। पर वहीं हम जब उसी कॉन्टेक्स्ट को किसी एक्म्प्लिस की सिचुएशन में देखते हैं, वहां पे परिस्थितियां थोड़ी सी बदल जाती हैं, क्योंकि एक्म्प्लिस एक ऐसा व्यक्ति है जो सह अपराधी रहा है। वो इस स्थिति को, इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकता है, ना केवल अपने सह अपराधियों के खिलाफ किसी भी तरीके की खुंदक निकालने के लिए, किसी भी तरीके का बदला निकालने के लिए, बल्कि वो अपने एविडेंस के थ्रू लपेटे में ले सकता है पूरी तरीके से इनोसेंट लोगों को, जिनका हो सकता है कोई लेना भी देना ना हो, बस इसलिए क्योंकि अब वो खुद तो फंस चुका है, उसका खुद का जीवन तो खराब हो चुका है। तो अगर उससे किसी की नहीं बनी रही होगी, किसी के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके ऐसे किसी मासूम व्यक्ति को भी कानून के चपेट में ले सकता है। तो कोर्ट कह रहा है कि हमको इस खतरनाक कॉन्सिक्वेंस को समझना होगा, और उसको समझकर ही हमें किसी एक्म्प्लिस के एविडेंस पे भरोसा करना पड़ेगा। इसलिए जब भी किसी एक्म्प्लिस का एविडेंस हो, तो ये बात बिल्कुल सही है कि उसको अनकॉर्पोरेटेड रहते हुए भी हम पनिशमेंट दे सकते हैं, पर हमें आमतौर पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसके एविडेंस का कोई भी कोरोबोरेशन मिले, जिससे हम उस पर भरोसा कर पाए। ठीक है, अगर किसी भी एक्म्प्लिस एविडेंस के साथ कोई भी गड़बड़ लगती है, कोई भी परेशानी लगती है, भरोसे करने लायक नहीं लगता है, तो हमको उसको तुरंत के तुरंत डिस्कार्ड कर देना चाहिए और उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है, जब भी किसी भी एविडेंस देने की प्रक्रिया में कोई भी एक्म्प्लिस बंदा इन्वॉल्व हो, तो नॉर्मल विटनेसेस के मुकाबले इस एक्म्प्लिस विटनेस के एविडेंस पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यहां पर चांसेस बहुत ज्यादा है किसी गलत व्यक्ति के फंसने के। ठीक है, तो क्लैरिटी होनी चाहिए, एक्यूज के बारे में क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और स्थिति बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, तब जाके परिस्थिति बनेगी, तब जाके सफिशिएंसी क्रिएट होगी। तो वैसे कोई ऐसी इनकैपेसिटी नहीं है एक्म्प्लिस के अंदर कि उनके आधार पर हम सजा नहीं दे सकते हैं, ऐसा सेक्शन 133 कहता है, पर हमको अपनी तरफ से भी थोड़ा सा सिक्योर रहना है और कोशिश करनी है कि ऐसा तभी करें जब हम 100% श्योर हो कि किसी भी तरीके की कोई भी बदमाशी ना हो। ठीक है, दैट इज द सिचुएशन। अब ये केस है बच्चे आखिरी वाला, भुवोनी साहू वर्सेस एम्परर। दिस आल्सो कम्स आउट ऑफ द सेम कॉन्टेक्स्ट, यही एक्म्प्लिस एविडेंस वाला। यहाँ पे फैक्ट्स क्या है, यहाँ पे बच्चे 8 लोग इन्वॉल्व हैं, 8 लोगों के खिलाफ अपराध के मर्डर के अपराध का केस चल रहा था, उसमें से 4 लोगों को छोड़ दिया गया। ठीक है, उनमें से जो बचे हुए थे 4, उनमें से एक ने प्रीवी काउंसिल के सामने अपील फाइल करी। प्रीवी आजादी से पहले जो हाईएस्ट कोर्ट था वो प्रीवी काउंसिल होता था। अब देखो उसने अपील किस आधार पर करी है। वो कह रहा है कि हमारा जो कन्विक्शन किया गया है हम 4 लोगों का, वो कन्विक्शन किया गया है केवल और केवल हमारे सह अपराधी के एविडेंस के आधार पर। और ये जो सह अपराधी का कन्फेशन है, उसका जो एविडेंस है जिसके आधार पर हमें फंसाया गया है, हमें जेल भेजा गया है बिना किसी इंडिपेंडेंट एविडेंस के, ये गड़बड़ है। पर इस केस के अंदर बच्चे एक और एविडेंस था साथ के साथ, जो कुछ हद तक कोरोबरेट कर रहा था। वो था कि वो जो व्यक्ति जिसकी लोगों ने हत्या करी थी, उसने जो कपड़े पहन रखे थे उस समय पर जब उसकी हत्या हुई थी, और वो जो हथियार था जिससे उसकी हत्या की गई थी, वो हथियार और वो कपड़े भी उसी एक्म्प्लिस के एविडेंस के आधार पर ही रिकवर करे गए थे। मतलब वो जो एक्म्प्लिस ने पूरी कन्फेशन के अंदर कहानी सुनाई, जिसके अंदर उसने इन लोगों के नाम लिए जो आज अपील फाइल कर रहे हैं, उसी कहानी के परिणाम अनुसार वो कपड़ा और वो हथियार भी बरामद हुआ था। तो एक ऐसी परिस्थिति की है तो वो एविडेंस एक्म्प्लिस का ही, पर कहीं ना कहीं उसकी सत्यता इस बात से निकल के आ रही है कि उसकी वजह से रिकवरी भी हुई है। पर फिर भी बच्चे हमको ये सोचना चाहिए, हम ये तो नहीं कह रहे ना कि कोई भी एक्म्प्लिस है उसकी पूरी कहानी झूठ होगी। हो सकता है कुछ कहानी में सच्चाई भी हो सकता है कुछ कहानी में झूठ भी हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, किसी भी मर्डर में 4 लोग इन्वॉल्व थे और कोई भी बंदा इसमें से एक्म्प्लिस बन गया और उसने कन्फेशन दिया और उसने पूरी सच्ची कहानी सुनाई, तो उसके अलावा बाकी के कितने हैं? 3 लोग, तीनों के उसने नाम लिए, पूरी सर्कमस्टांस की, उन्होंने कैसे कैसे अपराध किया वो सब कुछ सच है। उसके उसके परिणाम अनुसार रिकवरी भी हो गई, सब कुछ सच बताया उसने। बस उसने एक बंदे का नाम और जोड़ दिया कि हम 4 नहीं थे, असल में 5 थे, मतलब मेरे अलावा 3 नहीं प्लस 1 था, और मानो ये एक व्यक्ति है जो सच में इन्वॉल्व ना रहा हो, इससे उसकी दुश्मनी हो सकता है, बदला लेना हो, बस उसका एक नया नाम एडिशन कर दिया। कितने हुए? 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, बाकी की कहानी पूरी सच्ची है। कितनी खतरनाक स्थिति है, कितना आसान है उसके लिए। और देख रहे हो ये 2-4 शब्द से परिणाम क्या होगा? हो सकता है ये व्यक्ति उतनी सजा पाए जितनी इनको मिलेगी, और ऐसी सिचुएशन में जब उस बेचारे ने कुछ भी नहीं किया, सोचो कितना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। एक छोटी सी मैनिपुलेशन बाय द एक्म्प्लिस किसी व्यक्ति की जीवन को कॉस्ट कर सकती है, मर्डर, बच्चे फांसी तक की सजा हो सकती है उसमें। कोर्ट ने इस बात को रियलाइज किया। कोर्ट ने बोला कि एक्म्प्लिस का जो एविडेंस है हमको उसको देखना है हर तरीके से, हर एंगल से। हमें इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा कि उसका छोटा सा मैनिपुलेशन बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस लेके आ सकता है। एक्म्प्लिस पे शक करने की वजह केवल ये नहीं हो सकती कि वो पूर्णतः झूठा है, हो सकता है 99% बात बिल्कुल सही हो, पर एक छोटा सा बदलाव, एक छोटी सी डिटेल्स चीज को उलट पलट कर सकती है। ये जो टेंडेंसी है ना किसी आम व्यक्ति को, इनोसेंट व्यक्ति को फंसाने की, ये बहुत आम है हमारे देश के अंदर। ये बहुत लोग करते हैं अपना बदला पूरा करने के लिए, और किसी दूसरे व्यक्ति का आप जीवन खराब कर रहे हो किस आधार पर? कि एक पहले से ही घोषित अपराधी ने उसका नाम लिया है। तो ये एक ऐसा दूसरा जजमेंट है जिसमें कोर्ट ऑफ लॉ ने लगभग लगभग एस्टेब्लिश कर दिया। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ऐसा लिखा नहीं है, कि हम एक्म्प्लिस के एविडेंस पे भरोसा नहीं कर सकते इन द एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एविडेंस, खासकर अगर वो भरोसा किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो इन्वॉल्व हो सकता है ना हो। मतलब अगर वो व्यक्ति किसी, जैसे मानो किसी भी एक्म्प्लिस ने अपनी स्टोरी के अंदर 4 बातें बताई, 4 लाइनें बोली, ये बात है एक जिस उस व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति मरा, ये बात है हथियार के बारे में, और ये बात है उन लोगों के बारे में जो इन्वॉल्व है, तो ये वाली जो बात है इस पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। मानो इसके अंदर उसने 3 लोगों के नाम लिए, 1 2 3, हमें ध्यान देना है कि ये जिस जिस व्यक्ति का नाम ले रहा है उसके बारे में इसका नाम लेना काफी नहीं होना चाहिए उनको फंसाने के लिए। इसका नाम लेने के अलावा उनके खिलाफ भले ही छोटा मोटा सही, कुछ भी सही, कुछ तो होना चाहिए जो लगे कि हाँ वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर ऐसा है कि उनके अलावा उनके खिलाफ और कोई भी एविडेंस नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस फैक्ट कि एक्म्प्लिस ने उसका नाम लिया है, इसके बेसिस पे हमको कन्विक्शन नहीं करना है। तो यहाँ पे भले ही कहानी की वजह से क्लोथ रिकवर क्यों ना हुआ हो, वो ये बस दिखाता है कि उसकी जो बाकी की स्टोरी है वो सच्ची है, पर वो ये एस्टेब्लिश नहीं करता कि ये वाला जो भाग है जब उसने लोगों के नाम लिए वो भी सच्चे हैं। बच्चे इसी के साथ हमारा जो एविडेंस लॉ का केस सीरीज है वो यहीं पे खत्म होता है। आगे अगर मेरे को कोई और अच्छा केस दिखेगा एविडेंस लॉ के अंदर जो आपको बताने लायक होगा, समझाने लायक होगा, तो मैं उसको एडअप कर दूंगा, उसके ऊपर भी लेक्चर ले लेंगे। बट उम्मीद है कि इस 7 क्लासेस में, पिछली 7 सेशंस में हमने जिन भी केसेस को पढ़ा आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और आप उनका सही उपयोग करेंगे अपने एग्जामिनेशंस के अंदर। बच्चे इसी के साथ जो हमारा एविडेंस लॉ का पूरा सब्जेक्ट है फ्रॉम सेक्शंस टू द केस लॉस, हमने उसको पूरा कंप्लीटली फिनिश ऑफ कर लिया है। तो आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है उसको समय समय पर रिवाइज करते रहें और अपने कानून को स्ट्रांग बनाते रहें। ठीक है, अगर बच्चे आप सभी लोग सेटिस्फाइड हैं तो एक बार चैट बॉक्स में 5 टाइप कर दीजिए जल्दी से बच्चे।
ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक बच्चे हम लोग शुरू करने वाले हैं केस लॉ सीरीज फैमिली लॉ पे, क्योंकि हमारा फैमिली लॉ भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब अगले वीक से हम लोग फैमिली लॉ के सारे केसेस को कवर करेंगे बाय एंड बाय, और ऐसे ही हमारा जो सीक्वेंस है वो चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों से मिलूंगा बच्चे 7 बजे। 7 बजे आईपीसी क्लास है, टाइम पे आइए।